हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज से हम लोग इंडियन डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैनल में। मैं जो इंडियन डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा टोटली डिफरेंट स्टाइल में पढ़ाऊंगा, और जो मैं इंडियन डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे हमने पूरे कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैनल में। सो बिना किसी देरी के आज की ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिके ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन वाज कॉज्ड बाय, मतलब जब ब्रिटिश ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट हुआ था तो हम लोग का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो डिस्ट्रॉय खत्म क्यों हो गया, इसके पीछे रीजंस क्या है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला बार डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्सेशन पॉलिसी लगाया था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया से बाहर तो बहुत ज्यादा टैक्स था, इसके लिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट खत्म हो गया था। पहला सही है, ठीक है। फिर कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। फिर देखो इंडिया वाले अगर मान लो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से इंडिया में, ठीक है, तो वो इंडिया वाले लोग एक दिन में 2 या 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, तो मशीन आने के बाद 10, 20, 100 एक ही बार में प्रोडक्ट बनने लगा, तो मशीन से कंपटीशन का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुआ। दूसरा रीजन चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। अब जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए तो हम लोग वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीना स्टार्ट कर दिया, हम लोग का जो डिमांड का पैटर्न था वो चेंज हो गया, इसके लिए भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट चेंज हुआ। क्योंकि पहले था धोती कुर्ता, लेकिन जब ब्रिटिश आया तो पैंट शर्ट ऐसा भी स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए भी आप लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये रीजन तक तो पहला का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आपको 4 में से एक चूज करना था, बट तीनों ही इसका आंसर सही है, तो उसके लिए ऑल ऑफ द अबव पहला का आंसर होगा। ठीक है, ये आपके 2022 में आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या है आपका व्हाट डू यू मीन बाय द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कि आपको स्टैग्नेंट इकोनॉमी से क्या समझ में आता है। तो भाई सिंपल सा बात है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जिसका डेवलपमेंट का पाथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसा इकोनॉमी जिसमें डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, डेवलपमेंट तो रुका हुआ है, उसके डेवलपमेंट के बाद में बहुत सारा बैरियर्स हर्डल्स है, तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग कौन सा इकोनॉमी बोलते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमी विच स्टक, रुका हुआ है, और वेरी लो इट्स एज इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट का पाथ बहुत स्लोली डेवलप हो रहा है, डेवलप उतना हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, तो ऐसे इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफाइन कॉलोनियल रूल, कि भाई कॉलोनियल रूल क्या है भैया, कॉलोनियल रूल क्या है। तो देखो सिंपल सा बात, जब एक कंट्री चाहे एक ग्रुप ऑफ पीपल जब दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल पे राज करता है, और जब एक ग्रुप ऑफ पीपल को रूल्स रेगुलेशन में आता है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को उसे फॉलो करना चलना उसी पे पड़ता है, तो उसी को हम लोग कॉलोनियल रूल बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटिश की सेना ने हम लोग पे राज किया था, तो ये क्या है भाई, कॉलोनियल रूल। और ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में कितने दिन राज किया था, अराउंड 200 साल, लेकिन 190 साल बोलते हैं हम लोग, लेकिन अराउंड 200 साल हम लोग पे राज किए थे ब्रिटिश ने। ठीक है, तो इसी को हम लोग कॉलोनियल रूल बोलते हैं, मतलब जब एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल पे राज करते हैं और जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग कॉलोनियल रूल बोलते हैं भाई। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल रेफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री व्हेन वन कंट्री और ग्रुप ऑफ established maintains the control over the another region or group of people, typically for the economic, political and cultural reasons। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट डिफाइन टर्म ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि भाई कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। देखो जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे तो हम लोग जो भी अनाज उगाते थे खुद के लिए उगाते थे, ये दूसरों के साथ एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम फॉलो होता था ना, तो एक अनाज हम लोग देते थे दूसरा हम लोग को मिलता था, तो ऐसा होता था। तो ब्रिटिश जब हम लोग इंडिया में नहीं आए थे तो हम लोग अनाज खुद के लिए और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए उगाते थे, बट ब्रिटिश आने के बाद पूरा का पूरा चेंज हो गया। ब्रिटिश ने हम लोग को सिखाया कि अनाज सिर्फ शेयर नहीं किया जा सकता है, अनाज को बेचो, मार्केट में जाके बेचो, उसी को बोला गया था क्या, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खुद का लिए यूज ना करके बेचना मार्केट में, उसी को क्या बोला गया था, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल नॉट फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन घर के लिए यूज मत करो, उसको जाके बाजार में बेचो भाई, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और पता है कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो ब्रिटिश इंडिया को बोले, इंडिया वाले लोगों को बोले कि भाई तुम एक काम करो, हम लोग को ब्रिटिश ने क्या बोला पता है, कि तुम लोग कैश क्रॉप उगाओ। क्या होगा कि आप लोग कैश क्रॉप उगाओ, लाइक इंडिगो उगाओ, जूट का खेती करो, ठीक है, नील का खेती करो, इससे क्या होगा मैं आपको ज्यादा प्राइस पे करूंगा। और हम लोग लालच में थोड़ा हम लोग कर देते थे, हम लोग आपका इंडिगो खेती बहुत ज्यादा करते थे, इसके कारण हम लोग का जो फर्टिलिटी था लैंड का वो खराब हो चुका था। ठीक है, हो जाता था उस टाइम में। तो और ब्रिटिश ने बोला कि अगर जब आप लोग कैश क्रॉप उगाओगे लाइक इंडिगो, जूट, ये सब
का खेती आप लोग करोगे तो इसके लिए मैं आपको ज्यादा प्राइस पे करूंगा, ठीक है। तो इसी को बोला गया था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या आपको देखो, नेम द सेक्टर इन विच प्राइमरी इज ट्रीटेड एज द ऑक्यूपेशनल सेक्टर ऑफ इंडिया। मतलब उस टाइम में इंडिया का मेन व्यवसाय का सेक्टर कौन था भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर था। एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय प्राइमरी सेक्टर था ऑक्यूपेशन का। अगर आपको जिंदगी जीना तो एग्रीकल्चर खेती हम लोग एग्रीकल्चर मतलब सेक्टर में ही जाते थे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब 4, 2, 3, 4 एंड 5 इन 6 मार्क का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो सही यहाँ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। हाँ देखो पहला क्या क्वेश्चन देखो, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों किया था, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स था। तो आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स बताना है कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों किया था। तो भाई पहला रीजन ये था, पहला ऑब्जेक्टिव था द 2 ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल। पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन। देखो यहाँ पे बहुत खतरनाक से हम लोग क्या बोले, छोड़ो नहीं बोलना है, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रेलवेज, आपका रोड्स, पोर्ट्स टू वाज फैसिलिटेट एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट एंड मिनरल्स फ्रॉम द इंडिया टू ब्रिटेन। देखो पहला मोटिव ये था, पहला ऑब्जेक्टिव ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कि अगर मान लो कि उन लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, उन्होंने रेलवेज डेवलप किया, उन्होंने पोर्ट्स डेवलप किया, इसका पीछे रीजन था कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन पहुंचाना था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो इंडिया से ब्रिटेन कैसे रॉ मटेरियल पहुंचेगा, जल्दी पहुंचाना है। तो इसके लिए उन्होंने रेलवेज, पोर्ट्स या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था। पहला रीजन तो ये मिला कि ब्रिटेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों किया था, तो भाई इंडिया से रॉ मटेरियल्स को फास्ट जल्दी ब्रिटेन पहुंचाने के लिए इन्होंने रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोल। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अच्छा होगा। तो इन्होंने टेलीग्राफ्स का सुविधा लाया, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कंट्रोल का, अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाना है तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा। इसीलिए इन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या मिलिट्री कंट्रोल को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, आपका डेवलपमेंट किया था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। पहला देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रेलवे नेटवर्क्स एंड टेलीग्राफ्स सिस्टम वे डेवलप टू स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड एनहांस द मिलिट्री मोबिलिटी। अगर मान लो इंडिया में रेलवेज या टेलीग्राफ्स आएगा, इससे बहुत ज्यादा क्या होगा, फास्ट मोबिलिटी होता है। अगर मान लो कि रेलवे आया तो अगर मान लो आर्मी को यहाँ से दिल्ली भेजना है तो फटाक से चला जाएगा ना आर्मी, तो बहुत दिक्कत ही नहीं होगा। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए और मिलिट्री कंट्रोल के लिए इन्होंने क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडिया में किया था। अगर मान लो कि अच्छा टेलीग्राफ या कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होगा तो यहाँ से फटाक से दूसरा जगह में बात हो जाएगी कि ब्रिटेन में बात होगी कि ये इंडिया में करना है, तो फटाक से हो गया, टेलीग्राफ अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया था ये सबका। नेक्स्ट क्या है, स्टेट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन प्री कॉलोनियल पीरियड। बताओ कि इंडियन इकोनॉमी का फीचर कैसा था, कब, कॉलोनियल रूल से पहले था। जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे तो इंडियन इकोनॉमी कैसा था, उसका फीचर्स क्या था, ये बताना आपको। तो पहला बात सुन लो कि स्टेट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में नहीं आए थे, कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया का फीचर्स कैसा था, इंडियन इकोनॉमी कैसा था। तो पहला बात, हम लोग का जो भाई 85% पॉपुलेशन था ना, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। मतलब हम लोग का 85% पॉपुलेशन खेती बाड़ी में डिपेंड रहते थे और मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी ही हुआ करता था। तो पहला फीचर क्या हुआ कि 85% पॉपुलेशन इंडिया का खेती बाड़ी पे ही डिपेंड था, पहला आपका फीचर्स। फिर नेक्स्ट, फार्मर, ब्रिटिश आने से पहले फार्मर जो भी अनाज उगाते थे या तो खुद के लिए या दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। अगर मान लो कि अगर खुद उगाएंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो दूसरों वाला सामान भी हम लोग को पास मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मान लो फार्मर जिन्होंने क्या किया, दाल उगाया, मतलब दाल का खेती किया। अब दाल सिर्फ खाने से तो नहीं होगा, उसको बर्तन भी बनाने के लिए विलेज आर्टिशियन के पास गए, वहां से बर्तन लिए, उनको दाल, तो एक्सचेंज करके गुजारा होता था इसके लिए। फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या हो गया आपका, इंडिया मेंटेन द एक्टिव ट्रेड विद इन द कंट्री एंड विद द अदर कंट्रीज एशिया एंड यूरोप। देखो उस टाइम में क्या था पता है कि इंडिया बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते थे, किसके साथ, इंडिया बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इंडिया करता था आपका एशियन कंट्री के साथ और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज के साथ। इंडिया का बहुत अच्छा ट्रेड था, इंडिया बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज को, ठीक है। इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया ना भाई
अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए पूरा वर्ल्ड में विख्यात था। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था ना, राजा महाराजा पहनते थे भाई, बाहर के, ब्रिटेन के, ठीक है, बहुत फेमस इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। इंडिया के पास सब कुछ था, इंडिया का अच्छा इकोनॉमी था, इंडिया का सब कुछ, वेल था, पैसा था, सोना था, बहुत ज्यादा। ब्रिटिश ने तो हम लोग को बहुत लूटा है भाई। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लैंड टेन्योर सिस्टम, कि भाई लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है। सुनो, सिंपल सा बात है, एकदम मस्त है लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक है। क्या है देखना, अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर फ्रॉम द फार्मर्स टू द जमींदार। देखो, इस सिस्टम के अंदर जो ओनरशिप होता ना लैंड का, वो फार्मर से किसके पास चला गया, किसान के पास चला गया, और किसान उस लैंड का क्या बन गया, नॉमिनल लैंड। वो पूरा लैंड को एंटायर जो भी किसान उगाते थे, तो किसान से सबसे पहले जो भी जमींदार से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करा देते थे। मतलब सिंपल सा बात, अगर किसान 10 बोरा चावल उगाया तो 8 बोरा चावल क्या करता था, जमींदार लेके किसको, मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करा देता था, और 2 बोरा किसान को देता था। इस तरीका से होता था, मान लो, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा लैंड टेन्योर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे जो भी लैंड था ना, उसका नॉमिनल हेड किससे बना दिया गया था, जमींदार को। और जमींदार से उस लैंड का नॉमिनल हेड था, वो क्या करते थे, जो भी रेवेन्यू होता था अनाज का, वो रेवेन्यू कलेक्ट करके किसान को किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करा देते थे, ठीक है। उनका मेन काम यही था। तो देखो, अंडर दिस सिस्टम द ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फार्मर्स टू द जमींदार्स। The zamindars were the nominal owners of the land, collecting the revenue from the farmers in the form of lagan and remitting it to the colonial government. The zamindars collect the lagan from the farmers regardless of economic condition of the farmer. देखो, यहाँ पे जो था ना कि जो भी जमींदार था वो तो लैंड, जो भी रेवेन्यू था वो फार्मर से तो कलेक्ट कर ही रहा था, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। बस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान दिए जा रहा था, बट हम लोग का देश का कोई भी इसमें भला हो नहीं रहा था, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आया तो इंडिया वाले को क्या क्या पॉजिटिव बातें मिला या पॉजिटिव इफेक्ट मिला, मतलब इंडिया को क्या क्या अच्छा बात हुआ ब्रिटिश आने से, इंडिया के लिए क्या क्या फायदेमंद बात हुआ ब्रिटिश के आने पे। तो देखो, सबसे पहला बात है, ब्रिटिश के आने पे इंडिया का सबसे पहला बात है क्या अच्छा हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इंडिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, इंडिया में अच्छा अच्छा रोड बन गया, फिर रेलवेज आया, फिर आपका पोर्ट्स बना, ठीक है, कॉलोनी सच एज इंडिया पार्ट्स ऑफ अफ्रीका फैसिलिटिंग द ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड, मतलब बहुत ज्यादा इंडिया में व्यापार फैला, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ ब्रिटिश आने के बाद। ब्रिटिश थे तो उतना इंडिया को फायदा नहीं मिला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गए तो इंडिया वालों को बहुत ज्यादा फायदा मिला, ठीक है। आज भी देख रहे हो कि ब्रिटिश का बनाया हुआ पुल्स आज भी मौजूद है, जो बहुत अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कानून, आज ब्रिटिश ने बहुत सारा कानून भी देके किया था, वो आज भी फॉलो होता है कई जगह में, ठीक है। तो ये सब इंडिया को बेनिफिट मिला, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड द codified legal system based on the British law. Many of its continue influence the legal framework for the former colonies. Administrative systems such as civil services आया यहाँ पे, were introduced to the ensure the governance which later formed the backbone of the modern bureaucracies. पता है ना, सिविल सर्विसेज ये सब कौन सब ब्रिटिश ने ही देके गया हुआ इंडिया में, ठीक है। फिर एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फैला है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा फैला। देखो, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इन मेनी कॉलोनीज, एस्टेब्लिशिंग द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास वेयर फाउंडेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। याद ही होगा आप लोगों ने सब नाम सुना होगा, ये ब्रिटिश रूल से चलते हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत चेंज किया ब्रिटिश आने के बाद, ठीक है। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। फिर लेकिन ब्रिटिश आने के बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग को मिला, इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है। फार्मिंग का तरीका चेंज हुआ, पहले हम लोग सामान उगाते थे खुद के लिए, ब्रिटिश आने के बाद हम लोग ने सिखाया कि आप लोग सामान को बेच भी सकते हो मार्केट में। तो ये सब बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। फिर एडवांसमेंट इन हेल्थ एंड मेडिसिन, फिर आपका हेल्थ हम लोग का अच्छा हुआ, मेडिसिन सिस्टम, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका मेडिकल प्रैक्टिसेस बढ़ा, हॉस्पिटल्स आया, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन देयर
colonies, vaccination campaign and measures to combat the disease like malaria and smallpox were इनिशिएटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ये सब बीमारी का भी हल ढूंढा गया। तो बहुत सारा फायदा भी है ब्रिटिश आने के बाद। ठीक है, 5 पढ़ लो, काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले उनका एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? बहुत खराब था। पहला बात तो जमींदारी सिस्टम, मैंने बताया ना, जमींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम ऊपर में मैंने बताया। तो जैसा मैंने ऊपर में बताया यहाँ पे पढ़ लो, बात खत्म। जहाँ पे जमींदारी सिस्टम बताया था मैंने, जब आपका किसान का लैंड छीन के जमींदार को दिया जाता था, जमींदार उस लैंड के नॉमिनल हेड बन जाते थे। जमींदार सी क्या करते थे, किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करते थे, यही था वो। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। फिर देखो, हम लोग का जब ब्रिटिश मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था बहुत कम था। इसका रीजन क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना होता ही नहीं था। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। बारिश ना आना, ठीक है, टाइम पे बारिश नहीं होना, फिर से हम लोग फर्टिलाइजर्स केमिकल का यूज नहीं करते थे। उस टाइम में बहुत हाई कॉस्ट में भी मिलता था। ठीक है, साथ ही साथ इरिगेशन, पानी देने का फैसिलिटीज अच्छा नहीं था, टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं था, हम लोग फर्टिलाइजर बहुत कम यूज करते। ये सभी रीजन है आपका एग्रीकल्चर अच्छा ना होने का। ठीक है, फिर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, हम लोग बेसिकली किस पे डिपेंड होता है? रेन पे। अगर बारिश अच्छा हुआ तो अच्छा होता था खेती, बारिश अच्छा नहीं होता अच्छा खेती नहीं होता था। तो ये सब भी था कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ये एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा, तो फास्ट आऊंगा। क्या है भाई? डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले उनका एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो एग्रीकल्चर, सॉरी, कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम लोग का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था भाई? बहुत खराब था ये भी। ठीक है, कैसा देखो, डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पता है ना, जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो उन्होंने तरह तरह का टैक्स लगा था, जिससे कि इंडियन का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टोटली क्या हो गया? खत्म हो गया था। तो डिक्लाइन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डे बाय डे क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्सेस लग चुका था इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे। ये रीजन था। फिर देखो, पहला बात तो हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? पहला बात हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रहा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे आप लोग, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द ब्रिटिश सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड फोर्स पीपल टू टर्न टू एग्रीकल्चर। द बेसिक मोटिव रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड। ठीक है, टू फोल्ड हमें गैप होगा। देखो, पहला बात, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा का पूरा डाउन हो गया था। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउन करने का मेन रीजन था ब्रिटिश का ये करना था। ब्रिटिश का मानना ये था कि हम लोग क्या करेंगे पता है, कि एग्रीकल्चर, जो भी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करेंगे, और जो भी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मतलब लगे हुए उनको निकाल के वहां से एग्रीकल्चर सेक्टर में भेजेंगे, जिससे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टोटली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ब्रिटिश का मानना था कि हम लोग इंडिया को बस सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाएंगे, मतलब इंडिया वाले हम लोग को सिर्फ रॉ मटेरियल्स दे और हम लोग उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के वापस इंडिया वालों को बेचें। तो पहला, इंडिया वाज टू बिकम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड टू डेवलप इंडिया एज आउटलेट हो गए, आउटलेट मार्केट फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर गुड। मतलब देखो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का रीजन ब्रिटिश के पीछे एक ही था कि इंडिया को हम लोग, इंडिया वाले लोगों को हम लोग बस रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दें, और हम लोग जो बना के लाए वहां से फिनिश गुड वो इंडिया वाले खरीदे, जिससे कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और साथ ही साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर ब्रिटिश ने क्या किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे देखो, ब्रिटिश ने टैक्सेशन, टैरिफ मतलब टैक्स, ब्रिटिश ने कैसा टैक्सेशन पॉलिसी लगाया देखना, ये बहुत मस्त है। फ्री ट्रेड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द एंड। देखो, अगर ब्रिटिश गुड इंडिया में आ जाता तो इंडिया में आएगा तो कोई टैक्स नहीं है। अगर ब्रिटिश गुड ब्रिटेन से इंडिया में आएगा तो कोई टैक्स नहीं है, पहला बात। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जा रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, फ्री है, फ्री। ठीक है, हाई टैरिफ वाज वेर इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट व्हिच कोज्ड टू बी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू लूज इट्स प्राइड एंड पोजीशन। देखो, अगर हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट है अगर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स ब्रिटिश ने लगा दिया, जिसके कारण हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वही खत्म हो गया था। ठीक है, ये भी हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत नुकसान दिया। फिर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देखो, जब ब्रिटिश थे हमारे इंडिया में तो वहां पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो सामान बनाता है मशीन के हेल्प से।
तो उस टाइम में हम लोग के इंडिया में उतना कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था ही नहीं, ठीक है। और ब्रिटेन जब क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया उस टाइम में, अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आपके कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को उसने बहुत बढ़ाया, ठीक है। जिसके कारण हम लोग का जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ना होने के कारण हम लोग का इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर नेक्स्ट चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा ना होने का कारण था कि पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया था। हम लोग पहले धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद हम लोग धोती कुर्ता छोड़ के पैंट शर्ट में चले गए, जिसके कारण हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर और खराब हो गया, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवे। अब देखो रेलवे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पहुंचाया है हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को डुबाने में। कैसे? क्योंकि अगर मान लो हमको अपना सामान दिल्ली भेजना है तो हमको बैलगाड़ी से लेना पड़ता था, टाइम लगता था, लेकिन ब्रिटिश उसी को रेलगाड़ी से भेज देते थे, तो टाइम बचा, कोस्ट बचा, हम लोग का कोस्ट ज्यादा, टाइम लगा। तो ये सब कारण हम लोग का इंडियन आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया था, ठीक है। सो फाइनली आपको क्लास आज का समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स को खुला है, कमेंट धराधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली ये दो क्वेश्चन बस पढ़ लेना आप लोग, एक तो ये वाला, एक एग्रीकल्चर वाला पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये उतना भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, ठीक। इसका कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार वन टाइम रीड करना। लेकिन ऊपर में मैंने जो भी क्वेश्चन कराया जैसे कि पॉजिटिव इफेक्ट, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कराऊंगा।